नमस्ते भारत बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। यह जो बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों के जो भी चैप्टर हैं उसके ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को भी कवर करता है, ये जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये मदद होगी। हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अगर ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन को भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है टॉपिक भी रिलेटेड टॉपिक भी जो है कंप्लीट होता चल रहा है साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर जो है 130 तक कवर कर लिया है। आज हम जो है 131 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन किससे पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री के संबंध में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। नहीं और हाँ पे ध्यान देना है। तो किन्होंने जो है प्रधानमंत्री तो वो रहे हैं बट वो उसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में वो काम नहीं किए हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन इन्होंने जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। जबकि हम और ऑप्शन पे ध्यान दें तो चौधरी चरण सिंह, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री ये भी रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। पीवी नरसिम्हा राव भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं 1991 एलपीजी के समय, इनका कार्यकाल आप जो है याद होगा आपको। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है ये भी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। एचडी देवगौड़ा ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है इन्होंने भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ प्रधानमंत्री शब्द आया है तो प्रधानमंत्री से आप भारतीय संविधान का 2 अनुच्छेद याद रखेंगे। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद या आर्टिकल जो है आप याद रखेंगे 74 को याद रखेंगे। 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों एवं उनको सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 से 2 क्वेश्चन पूछता है कि मंत्री परिषद का जो है भारतीय संविधान में कहाँ वर्णन है, किस शब्द का कहाँ वर्णन है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 74 में वर्णन है। वहीं जो है अगर पूछेगा प्रधानमंत्री जो का भी कहाँ वर्णन है, तो प्रधानमंत्री का भी वर्णन जो है आर्टिकल 74 में है। इस तरह से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्यों के एक तरह से सहायता हेतु, राष्ट्रपति के कार्यों की सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान क्या होगा, इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इस आर्टिकल 74 में 2 बातें हैं। वहीं एक आर्टिकल को आप और याद रखेंगे, आर्टिकल कितना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 75 को याद रखेंगे। 75 में क्या कहा गया है, 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 75 में कहा गया है। और इस आर्टिकल 75 में जो कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो इस प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो सामान्यतः जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं उन्हीं की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में की जाती है। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये जो है 2 आर्टिकल आप याद रखेंगे और आप प्रधानमंत्री का एक आप कार्यकाल याद रख लें ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट बस कर सके। बस एक नज़र आप देख लें कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं कौन रहे हैं, स्वतंत्रता के उपरांत जवाहरलाल जो है नेहरू रहे हैं। ये कब से कब तक रहे हैं, इनका कार्यकाल 1947 से लेकर के कब तक रहा है, 1964 तक का कार्यकाल रहा है। तो 1947 से 1964 तक का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है। उसके बाद कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, बस एक हम सीक्वेंस देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, फिर इंदिरा गांधी जी रही हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जो ऑप्शन में दिया हुआ था ए नंबर ऑप्शन में। चौधरी चरण सिंह के बाद जो है कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनके बाद इंदिरा गांधी फिर से रही हैं, फिर राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर जो डी नंबर ऑप्शन है। उन चंद्रशेखर के बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव जो बी नंबर ऑप्शन है। उस पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, फिर एचडी देवगौड़ा रहे हैं
और एच डी देवगौड़ा के बाद आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ है 2014 से 19 रहे हैं, फिर 19 से 24 रहे हैं और अभी 24। तो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो है 10 साल के लिए रहा है और वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री या फिर कहें कि 18वीं लोकसभा के लिए 18 नंबर का जो लोकसभा है उसके लिए क्या है 2024 में चुनाव चल रहा है। 18 लोकसभा के लिए 2024 में चुनाव चल रहा है। 132 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। इसका ईयर क्या है 24वां संविधान संशोधन का 1971 है। 24 नंबर का जो संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो ईयर क्या है 1971। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक पर जो है राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया है। और हम इसमें 2 ऑप्शन और जो दिया हुआ है 42वां और 44वां, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इन दोनों संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या कुछ महत्वपूर्ण किया गया संविधान में संशोधन, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसको बस हम एक नज़र देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है तो ये 1976 का है। इसके माध्यम से जो है प्रस्तावना, जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए हैं। उस प्रियम्बल में कितने शब्द जोड़े गए हैं 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये 3 शब्द कौन कौन थे समाजवादी, सोशलिस्ट, एक शब्द है समाजवादी सोशलिस्ट, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया, तीसरा जो है अखंडता शब्द जोड़ा गया, अखंडता। तो इस 42वें संविधान संशोधन से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एक काम और किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़े गए और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वहीं जो है वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11 है और 11वां मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया है तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। साथ ही साथ इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है 3 नए DPSP, 3 जो है नए DPSP जोड़े गए। DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। अब ये 3 नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से थे तो एक है आपका आर्टिकल 39 के आर्टिकल 39 एक है आर्टिकल 39 का क, दूसरा है 43 का क और तीसरा है 48 का क। तो ये 3 नए DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 39 क में क्या था तो फ्री लीगल एड, जो मुफ्त कानूनी सहायता, जो अशक्त लोग हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान जो है 39 क से किया गया। वहीं 43 क से क्या किया गया कि उद्योग के प्रबंध में जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भूमिका को एक तरह से बढ़ावा देना, ये 43 के क में किया गया। वहीं 48 के क में क्या किया गया कि जो भी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कुछ काम जो है इसमें किया गया, जोड़ा गया, तो ये 48 क में जोड़ा गया। 3 नए DPSP जो है 39 क, 43 का क और 48 का क, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। साथ ही साथ जो है इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहता है। इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 5 विषय जो राज्य सूची के विषय थे उनको किस में डाल दिया गया तो उसको समवर्ती सूची में, उसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो उसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो 5 विषय कौन कौन से हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो ये 5 विषय कौन कौन से हैं, ये 5 विषय हैं। एक है शिक्षा,
दूसरा है आपका वन, दूसरा है वन, तीसरा है वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जो जीव हैं उनका संरक्षण, चौथा है न्याय प्रशासन, चौथा है न्याय प्रशासन यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेट करके कुछ कुछ उपबंध किया जाना, चौथा पांचवा है नाप तौल, पांचवा है नाप तौल। तो ये 5 विषय जो है राज्य सूची के विषय थे, इनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण करना, नाप तौल और न्याय प्रशासन। तो ये पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और अभी समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हो गए हैं इस तरह से, तो समवर्ती सूची में जो है कितने विषय हैं हो गए हैं 52 हो गए हैं। वहीं राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं, जो कि मूल संविधान में 66 थे। मूल संविधान में 66 थे, तो चूँकि 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो इसलिए जो है ये समवर्ती सूची 47 से 52 हो गया। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन चूँकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो समवर्ती सूची 47 से 52 हो गए। वहीं जो है जो राज्य सूची थे 66 से 61 हो गए, इसमें 5 माइनस हो गया, उसमें 5 प्लस हो गया। वहीं संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, तो संघ सूची में आप याद रखिएगा वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल संविधान में कितने विषय थे, 97 विषय थे। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन को भी आप याद रखिएगा कि सी नंबर ऑप्शन में 44वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, इसका ईयर क्या है, 1978। 2 साल बाद जो है 76 में 42वां हुआ है, 78 में 44वां संविधान संशोधन हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 352 के तहत जो है 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। एक है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है आपका बाह्य आक्रमण और तीसरा था आंतरिक अशांति। तो इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है आंतरिक अशांति के जगह पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह को जो है जोड़ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन माध्यम से जो है आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। तो ये किस संविधान संशोधन से किया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये किया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट काम और किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन रहता है कि मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही संपत्ति का अधिकार था। तो इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ डाल दिया गया है, इसको केवल विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो यही 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए, लोकसभा में जैसे एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट जो है प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा में एक तो सरकार बनेगी, तो जिसकी सरकार बनेगी वो सत्ता पक्ष होंगे और दूसरा जो है विपक्ष होता है। तो विपक्ष बनने के लिए भी जो है सदन में कम से कम उनको कितना सीट जो है पर उन्होंने चुनाव जीता हो, तो वो होता है जितना सीट है, जितना लोकसभा का सीट है उस यानी कि जितना लोकसभा का स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का 1/10 सीट जो है उनको प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 552 है, तो 552 का अगर हम 1/10 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 55, यानी 55 सीट जो है उनको लोकसभा की उन्होंने 55 सीटें अगर जीती हो तब वो है विपक्ष का नेता बनने के लिए जो है वो एक तरह से योग्य हैं। तो ये होता है कितना कुल सदन का कम, तो उस सदन का जो है कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए, 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। एक बार ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि विपक्ष को जो है 1/10 यानी 55 सीट भी हासिल नहीं हुआ था, तो विपक्ष का नेता जो है सदन में किसको बनाया जाए, ये जो है एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नियम किसके समान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से पूछ रहा है। जो कैग होता है,
कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार हटाया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार जो है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उस जस्टिस को जिस प्रकार हटाया जाता है उसी प्रकार जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है एक तरह से संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर आप कहें महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उस महाकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या लगाया जाता है कि दुर्व्यवहार या फिर अयोग्यता, इस आधार पर जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है और उस प्रस्ताव पेश होने के बाद जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ जो है वो प्रस्ताव को पास किया जाता है। जब दोनों सदन के द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने जो है उस विशेष बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को जो है पास कर दिया हो तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को फिर हटा दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर अपनाई जाती है कि तो सेम प्रक्रिया जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाने में अपनाई जाती है। तो हम थोड़ा सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ ले क्योंकि यह संविधान में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का जो है वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। 148 से 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। वहीं 148 में क्या कहा गया है कि कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की जो है एक व्यवस्था की गई है। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, लोक वित्त के ये संरक्षक होते हैं। इस तरह से ये जो है देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कैग का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या होता है? कार्यकाल होता है। और इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक तरह से नियंत्रण केंद्र पे तो होता ही है, केंद्र के साथ साथ राज्य पर भी होता है। तो केंद्र एवं राज्य दोनों के ये जो भी वित्तीय लेखा परीक्षा ये करने का इनके पास जो है अधिकार होता है। और ये जो कैग होते हैं, कैग 3 प्रकार के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं और फिर राष्ट्रपति जो है इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को जो है संसद के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभा पटल पर रखते हैं। ऐसा वर्णन कहाँ है? आर्टिकल जो है संविधान के अनुच्छेद 151 में ये कहा गया है कि जो भी कैग जो है अपना प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यानी उन्होंने जो भी ऑडिट का काम किया उस ऑडिट के काम को वो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभा पटल पर जो है रखने का काम करेंगे। ये बात जो है आर्टिकल 151 में कहा गया है। तो इस तरह से जो है हमने कैग का एक जो है ओवरव्यू देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है 101, ये संविधान संशोधन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया और 103वां 104वां संविधान संशोधन। तो सब संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या कुछ किया गया है वो मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को जो है लागू किया गया है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो आप ये भी याद रखेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस ईयर में किया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया है? 2016 में किया गया है। 2016 में जो है इस अधिनियम को लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया है अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो है जीएसटी को लागू किया गया है। हालांकि क्वेश्चन ये भी पूछता है जो ये जीएसटी लागू किया गया प्रभावी कब हुआ है? तो ये प्रभावी जो है 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। अधिनियम है भले 2016 का, लेकिन ये प्रभावी हुआ था जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो अधिनियम याद रखना है, दूसरा उस अधिनियम का ईयर याद रखना है, प्रभावी कब हुआ है। तो ये 3 बातें जो है आपको जीएसटी के बारे में याद रखना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 102। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया है, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किस ईयर में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो ये जो है 2018 में किया गया है। 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और इसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पहले एक आर्टिकल भी याद रखेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से जो है NCBC को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इस संवैधानिक दर्जा देने के क्रम में जो है संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो संविधान में अनुच्छेद क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद है आपका 338B को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन अगर ये पूछे 338B में क्या है, तो ये NCBC का जो है प्रावधान किया गया है। 338B भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B में क्या है, तो NCBC का जिक्र है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B में जो है प्रावधान किया गया है। और ये 338B किस अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, तो यही 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से जोड़ा गया है। ये कब हुआ है, 2018 में हुआ है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर 4, ए का आंसर 3। अब हम जब यहाँ 338B का जिक्र हुआ है तो आप 338A और 338 को भी ध्यान में रख लें, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ है। 338 आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में क्या है, NCSC है, NCSC यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। वहीं आर्टिकल 338A में क्या है, आर्टिकल 338A में क्या है, तो आर्टिकल 338 में है NCST का अर्थ क्या हुआ, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338A में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338B में तो हमने पहले भी पढ़ा कि राष्ट्रीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। चीज़ आप और याद रखेंगे कि मूल संविधान में आर्टिकल 338 ही था। 338A को भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही जोड़ा गया है। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को। तो ये आपका संवैधानिक संशोधन याद रखिएगा, 89 नंबर का संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसके माध्यम से NCST को जोड़ा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। तो 89 नंबर में NCST है और जो है 102वां में जो है NCBC है। तो ये नेक्स्ट है कि 103 नंबर संवैधानिक संशोधन माध्यम से क्या गया है, 103 नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो क्या किया गया, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको अधिकतम 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो आपने पढ़ा भी होगा कि EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। इसका ईयर क्या है, 2019 याद रखिएगा कि 2019 के द्वारा जो है इस EWS को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको जो है 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है शिक्षा और नौकरी में, नौकरी में। और इस तरह से जो है इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। तो आप दोनों नए अनुच्छेद को याद रखिएगा, एक 15(6) को जोड़ा गया और एक जो है 16(6) को जोड़ा गया।
तो 15(6) और 16(6) के द्वारा जो है आर्थिक वंचना के आधार पर भी जो है पिछड़ेपन को आधार मानते हुए 10% के आरक्षण की व्यवस्था जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको की गई है। अभी 104वां को पढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय जो एंग्लो इंडियन के लोग हैं उनके लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। मूल संविधान में जो है एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में हम लोग क्या पढ़ते थे कि 2 सीट जो है आरक्षित किया गया था, जिसका मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। तो ये 2 लोकसभा में जो सीट था एंग्लो इंडियन के लिए उस आरक्षित सीट का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब है, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में हुआ है। ये भी 2019 में हुआ है। तो इस अधिनियम के माध्यम से एक तो ये किया गया कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षित सीट था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ एक प्रोविज़न और किया गया कि आर्टिकल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 334 क है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 क है, उसमें संशोधन किया गया। तो 334 क में क्या था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण का प्रावधान था, तो आरक्षण का प्रावधान 2020 में समाप्त हो रहा था। तो उस आरक्षण के प्रावधान को जो है 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 2020 से अब कब कर दिया गया, 2030 तक के लिए जो है एससी और एसटी का जो लोकसभा में सीट रिजर्व होता है उस रिजर्वेशन को जो है 2030 तक के लिए जो है कायम कर दिया गया कि उनका सीट उसी प्रकार रिजर्व रहेगा। तो 334 क में भी जो है संशोधन किया गया है। इसी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से ऐसा जो है किया गया है। तो इतना कुछ जो है आप डिटेल्स याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 3 यानी 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, बी का 4 यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एनसीबीसी को लागू किया गया, और सी का 2 यानी कि 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन, और डी का 1 का क्या है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्व सीट था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ ग्राम पंचायत से पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। ये कहाँ कहा गया है, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद या आर्टिकल आप कहें 243 के एफ में 243 के एफ में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ऊपर। वहीं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हम थोड़ा सा ग्राम पंचायत को देख लेते हैं। हालांकि आज समय बहुत हो गया है, ग्राम पंचायत को कल डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ग्राम पंचायत को देख लें कि ग्राम पंचायत का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो ग्राम पंचायत का प्रावधान जो है पंचायती राज में किया गया है, और पंचायती राज जो की व्यवस्था जो है हमारे भारतीय संविधान में कहाँ है, तो ये भारतीय संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में किया गया, इसके माध्यम से जो है पंचायती राज को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 9 के क में जोड़ा गया। वहीं अनुसूची देखें तो अनुसूची 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, और आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 जोड़ा गया है। और इस प्रकार से जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम पंचायत को या फिर पंचायती राज को हम कहें कि क्या एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से है। इस अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, और इस विशेष राज्य के दर्जे के कारण ही संसद द्वारा बनाया गया बहुत सारा कानून जो है वहाँ प्रभावी नहीं होता था। साथ ही साथ वहाँ जो है सूचना का अधिकार या फिर इंडियन पिनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है, या फिर शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारे ऐसे जो नियम कानून जो थे वो
जो यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे इसी अनुच्छेद 370 के कारण। तो इस अनुच्छेद 370 को जो है जम्मू कश्मीर एंड पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है इस अनुच्छेद 370 को। और समाप्त करके अभी जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसे जो है 2 यूटी बना दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख को। और इस तरह से इस अधिनियम के माध्यम से जो है जो अनुच्छेद 370 के द्वारा इस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, तो अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना करके अब यहाँ बहुत सारे जो है संसदीय कानून अपने आप यहाँ लागू हो जाएंगे जो कि पहले नहीं लागू होते थे। और साथ ही साथ यहाँ शिक्षा का अधिकार या फिर इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता या सूचना का अधिकार जैसे जो है प्रमुख कानून यहाँ अपने आप जो है लागू हो जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये प्रभावी कब हुआ है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है 31 अक्टूबर जो राष्ट्रीय एकता दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल से जिनका संबंध है, 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद से क्वेश्चन है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो हम थोड़ा सा अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य परिषद का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल कहाँ किया गया है, 263 में किया गया है। तो इस आर्टिकल 263 को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 263 में किसका प्रावधान किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिकल 263 के तहत राज्यों के मध्य जो राज्य हैं या फिर राज्य यूटी हैं वो साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच जो है समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की व्यवस्था मतलब करता है ये आर्टिकल 263। और इस प्रकार जो है इसी आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा लगे, किसी समय ऐसा महसूस हो कि ऐसी परिषद का गठन करना सार्वजनिक हित में है, तो वह ऐसी परिषद का जो है गठन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति किसके पास हो गई, राष्ट्रपति के पास हो गई। और अंतर्राज्यीय परिषद का एक तरह से प्रमुख कार्य क्या होता है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो है एक प्रकार का समन्वय स्थापित करना होता है। हालांकि जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है और जब ये कार्य किया करती है तो इसके जो भी कार्य होते हैं या सलाह होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं बल्कि एक सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या अंतर्राज्यीय परिषद का जो भी सलाह है वो बाध्यकारी है, तो नहीं, बाध्यकारी नहीं है, सहकारी जो है सलाहकारी है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद से आप जो है आयोग का नाम याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन रहता है सरकारिया आयोग। किसका नाम याद रखिएगा, सरकारिया आयोग का। तो इस सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया है, 1983 में किया गया है। और इस सरकारिया आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है, तो 1987 में 1987 में सौंपी है। दोनों क्वेश्चन पूछता है कि इसका गठन कब हुआ सरकारिया आयोग का, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो 83 में गठन हुआ, 87 में इसने रिपोर्ट पेश की है। और इसी सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए ताकि जो है केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है उस संबंधों में जो है मधुरता लाया जा सके, सौहार्द लाया जा सके। तो इसी सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है 1990 में जा कर के जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और उस समय जनता दल की सरकार थी और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वीपी सिंह थे। तो उसी समय जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और साथ ही साथ इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जो भी विधानसभा वाले यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके चीफ मिनिस्टर जो हैं इसके सदस्य होते हैं। और जो बिना विधानसभा वाला जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। और जहाँ राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य के गवर्नर जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ जो है पीएम द्वारा नामित जो है 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। और इस 6 कैबिनेट मिनिस्टर में होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी इस जो है अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। और इस अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है साल में 1 वर्ष में 3 बार होनी चाहिए। और इस अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, पीएम के द्वारा की जाती है। अगर पीएम नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो है उनके द्वारा नामित कोई कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो है बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। तो ये कुछ अंतर्राज्यीय परिषद का इम्पोर्टेंट
कुछ पॉइंट था। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी के रूप में आप ज़्यादा जानते होंगे, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये गैर सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर सांविधिक संस्था है, क्योंकि एनडीसी का गठन जो है एक सरकार के प्रस्ताव के आधार पर सिर्फ किया गया था। और कब किया गया है एनडीसी का गठन? तो 6 अगस्त 1952 को जो है एनडीसी का गठन किया गया है। 6 अगस्त 1952 को एक प्रस्ताव के आधार पर सिर्फ किया गया है। तो इसलिए तो ना ही ये सांविधिक संस्था है, ना ही गैर राजनीतिक संस्था है, ना ही कोई राजनीतिक संस्था है, बल्कि गैर सांविधिक संस्था है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कार्यकारी संस्था है एनडीसी। और एनडीसी का गठन का आप ईयर याद रखिएगा। और एनडीसी का कार्य क्या होता है? तो जो नीति आयोग है, पहले तो योजना आयोग था, जो नीति आयोग है, तो इस नीति आयोग के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में ये काम करता है। और जो भी केंद्र और राज्य हैं, तो केंद्र और राज्य साथ ही साथ जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए एक यह मंच प्रदान करता है। और साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो नीति आयोग है उसके बीच एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन लोग सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जिस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष पीएम होते हैं, उसी प्रकार जो है एनडीसी के भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। और सभी राज्यों के सीएम जो है इसके सदस्य होते हैं। और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। और सभी कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और नीति आयोग के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरह से एनडीसी के ये लोग सदस्य होते हैं। और एनडीसी को जो है के संथानम ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। तो आप ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। कभी कभी यूपीएससी द्वारा जो है स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो के संथानम के द्वारा एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरह से आज हम यहीं तक रहने देते हैं, समय बहुत हो गया है। आगे के क्वेश्चन को जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।